सभी साथियों को हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेस अजमेर पे स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, रीट परीक्षा की दृष्टि से हिंदी शिक्षण वीडियो की अति महत्वपूर्ण सवाल रीट 2025 का आयोजन है वो 27 फरवरी को सभी जिला मुख्यालय पर आयोजित होगा और वहां पर जो हिंदी शिक्षण वीडियो के लगभग यहाँ पे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और अति महत्वपूर्ण इन 15 प्रश्नों की ये सीरीज है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से और पहला प्रश्न हमारा आ रहा है कि भाषा कौशल में से अभिव्यक्ति कौशल कौन सा होता है। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं, आपको पता है एल, एस, आर और डब्ल्यू। एल का मतलब लिसनिंग, एस का मतलब स्पीकिंग और आर का मतलब रीडिंग और डब्ल्यू का मतलब होता है रीडिंग, ठीक है, राइटिंग। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति किस में होती है? अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि एक व्यक्ति अपनी तरफ से आवाज़ निकालता है, तो वो क्या करता है, जब पढ़ेगा तब भी आवाज़ लिखेगी, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो एल और एस है, एल और एस ये तो सुनना और पढ़ने का है। तो यहाँ पर बोलने में, एक तो बोलने में और एक लिखने में, या तो बोलकर अभिव्यक्ति करेगा या लिखकर अभिव्यक्ति करेगा। तो बोलना और लिखना जो है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। तो ये तो अभिव्यक्ति कौशल हो गया। अब ग्रहयात्मक जो कौशल होता है वो होता है सुनना और पढ़ना, ये ग्रहयात्मक कौशल कहलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? अनुलेख का मतलब होता है श्रुतिलेख। तो श्रुतिलेख या अनुलेख, अनु यानी किसी के द्वारा बोला गया, अगर आप लिख रहे हैं तो वो अनुलेख है। तो वो सबसे अच्छा कौशल है लेखन का। ये किसमें होता है? लेखन कौशल के अंदर आप अनुलेख कर सकते हैं। जैसे छोटे विद्यार्थियों को जैसे आप के से कबूतर की कॉपी में दे देते फिर उसका सेम ऐसे लिखता रहता है, तो ये इसका क्या कहता है? अनुलेख कहलाता है। अगला सवाल है भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में कौन सा सुमेलित नहीं है? जो भाषा प्रयोगशाला होती है उसके अंदर कौन सा अनुभाग नहीं होता है? परामर्श कक्ष होता है, श्रवण कक्ष होता है, नियंत्रण कक्ष होता है, लेकिन यहाँ पर विश्राम कक्ष है ना, ये नहीं होता है। अगर आप भाषा प्रयोगशाला में विश्राम भी कर रहे हो तो आप कैसे, किस तरह की भाषा प्रयोगशाला होगी? तो विश्राम कक्ष उसमें नहीं रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे से सवर वाचन का जो गुण है वो कौन सा है? तो से सवर वाचन का मतलब होता है कि जैसे आप बोल रहे हैं, आपका बोला हुआ ही क्या करते हैं, बच्चे बोल रहे हैं, तो साथ साथ गुणनगर आ रहे हैं। हम कहेंगे केक से कबूतर, खे से खरगोश, घे से गमला। तो ये से सवर वाचन है। इसमें क्या होता है? अस्पष्ट उच्चारण ये गलत है, सिप्रिता ये भी गलत है, अस्वाभाविकता ये भी गलत है, उचित ध्वनि निर्गम ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो उचित ध्वनि निर्गम इसमें होता है। अगला सवाल है चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? चित्र विस्तारक यंत्र इसको कहते हैं जिसके द्वारा पर्दे पर चित्र दिखाए जाते हैं। तो ये एक यांत्रिक तरह का दृश्य सामग्री, इसमें केवल दिखाई देता है, तो एक यांत्रिक दृश्य है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन राइट रह जाएगा। अगला सवाल है अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन सा है? अभिव्यक्तात्मक जिसमें अभिव्यक्ति होती है, यानी अभिव्यक्ति का मतलब होता है जिसमें अपन बोलते हैं और अपनी अभिव्यक्ति होती है। तो अभिव्यक्तात्मक जो कौशल है वो एक तो होता है जिसमें बोलने में और लिखने में, इन दो में ही यहाँ पे होता है अभिव्यक्ता। और ग्रहयात्मक जो कौशल होता है वो होता है सुनना और पढ़ना। ये ग्रहयात्मक कौशल, दो तरह के कौशल होते हैं। एक ग्रहयात्मक होते हैं जो कि सुनना, एक तो स्पीकिंग, और एक पढ़ना, एक रीडिंग होता है, ठीक है। और ये जो अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं ये एक तो होता है बोलना, ठीक है, और एक होता है लिखना। तो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी विधि शब्दार्थ विधि का विकसित रूप है? शब्दार्थ विधि कौन सी है? वाक्य विधि, तुलना विधि, व्यास विधि, गीत विधि। तो जो शब्दार्थ विधि है वो है वाक्य विधि। कौन सी विधि है? व्याख्या विधि। और व्यास विधि तो क्या है? कविता शिक्षण की एक विधि है। अगला सवाल है रचना शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? रचना शिक्षण की जो सबसे बेस्ट विधि कौन सी होती है? प्रश्नोत्तर विधि, तुलना विधि, व्यास विधि या शब्दार्थ कथन विधि। तो रचना शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि होती है वो होती है प्रश्नोत्तर विधि। ये रचना शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि होती है। अगला है अनुकरण वाचन के कितने भेद होते हैं? इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अनुकरण वाचन कितने भेद होते हैं? तो अनुकरण वाचन के दो होते हैं, समवेत वाचन, मौखिक वाचन। तो यहाँ पर अनुकरण वाचन के दो ही प्रकार होते हैं, समवेत वाचन और मौखिक वाचन। अगला है
संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं जिसके अंदर सत्य असत्य पूछा जाता है? तो सामान्य, प्रत्यास्मरण, सादृश्य, मिलान, एकांतर, अनुक्रिया, प्रश्न। तो एकांतर अनुक्रिया प्रश्न में ही क्या होता है? सत्य असत्य आता है, तो ये संज्ञा के भेद है। अगला है इंपॉर्टेंट सवाल है, खुली पुस्तक परीक्षा और लचीली समय सीमा रहित परीक्षा को देश भर में प्रायोगिक तौर पर लागू करने की अनुशंसा सबसे पहले किसने की है? यानी खुली पुस्तक परीक्षा, लचीली समय सीमा रहित परीक्षा देने पर देश में सबसे पहले किसने अनुशंसा की? तो ये कि ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने, इसने सबसे पहले अनुशंसा यहाँ पे की गई थी। अगला सवाल है, सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसे हम CCE भी कहते हैं, जो ग्रेडिंग तरह से चलता है, उसमें सह शैक्षिक का मतलब होता है पढ़ाई के अलावा, वो कौन सा है? जीवन कौशल, अभिवृत्ति एवं मूल्य, कार्य शिक्षा और उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा परिविकसित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? उपागम का सोपान नहीं है। तो अध्ययन कार्य का आवंटन, अध्ययन हेतु निर्देश, विद्यार्थियों के द्वारा सब अध्याय और बेस, शिक्षक का मार्गदर्शन, कलात्मक परियोजना। तो ये अध्ययन कार्य का आवंटन ये भी राइट है, अध्ययन हेतु निर्देश ये भी राइट है, विद्यार्थियों के द्वारा सब अध्याय और शैक्षिक मार्गदर्शन ये भी इसमें सही है। ठीक है, तो इसमें कलात्मक वाला ये ऑप्शन गलत रहेगा, तो ये वाला नहीं होता है। चलते अगले सवाल की ओर, निम्न में से कौन सा एक प्रश्न पत्र निर्माण का चरण नहीं है? अगर आप प्रश्न पत्र का निर्माण कर रहे हैं तो कौन सा चरण इसमें नहीं रहेगा? तो यहाँ पर परीक्षण की योजना बनाना, ब्लूप्रिंट का निर्माण करना, परीक्षण का ये भी है, ब्लूप्रिंट का निर्माण भी करना होगा, अंतर विषय विश्लेषण करना, प्रश्नों का विश्लेषण करना। तो यहाँ पर अंतर विषय नहीं करेंगे हम। जैसे हिंदी का अगर हम प्रश्न पत्र बना रहे हैं तो उसमें इंग्लिश की जरूरत नहीं है, इंग्लिश का बना रहे हैं तो हमें उसकी संस्कृत का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर अंतर विषय करना जरूरी नहीं रहेगा। अगला सवाल है, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में कौन सा असत्य कथन पूछा जाता है? यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, सत्य और असत्य में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है कि छात्रों के अधिगम की जो कठिनाई है उसे दूर किया जाता है। दूर करने का काम कौन करता है? उपचारात्मक शिक्षण। इसे चिकित्सीय शिक्षण भी कहा जाता है, सही बात है। उपचारात्मक शिक्षण सामूहिक भी हो सकता है और व्यक्तिगत भी हो सकता है, ये भी राइट है। उपचारात्मक शिक्षण केवल मंद बुद्धि के लिए नहीं होता है, तो सभी के लिए होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या होता है? आधार होता है। सबसे पहले हमें उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक जो परीक्षण है, तो ये कह रहेगा निदानात्मक है ना, उपचारात्मक का क्या आधार है? तो निदानात्मक क्या किया जाता है कि किसी छात्र की कमजोरियों का क्या करते हैं? पता लगाते हैं। क्या करते हैं? हम पता लगाते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान लगाना, आपको इसमें अंतर समझना है। निदानात्मक का मतलब है छात्र की कमजोरियों का पता लगाना, और उपचारात्मक का मतलब है कि उन कमजोरियों को दूर करना। यहाँ पे दो ही नाम याद रखना आपको, पता लगाना निदानात्मक, और उपचारात्मक क्या होता है? दूर करना। अगला सवाल है, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध के अंदर कौन सा सत्य कथन है? तो किंडरगार्टन जो विधि है वो फ्रोबेल ने दी है, और ये एक उद्यान से संबंधित होती है। यानी किंडरगार्टन का मतलब ये है बच्चों का उद्यान। जैसे विद्यालय गार्डन के अंदर बाग होता है, वो स्कूल की तरह होता है। गार्डन जो बगीचा है वो स्कूल की तरह होता है। शिक्षक उसमें क्या होता है? छात्र की तरह होता है। ठीक है, और पौधे की तरफ होता है छात्र, और शिक्षक जो होता है वो माली की तरह होता है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक प्रणाली है। यदि गलत है, ये तो मनोवैज्ञानिक है। ये उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है? नहीं, ये तो प्राथमिक स्तर के लिए होते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे काम है। कुक महोदय ने इस विधि को प्रतिपादित किया है, कुक ने नहीं कहा, इसने तो फ्रोबेल ना कहा है, तो ये भी गलत है। भाषा के व्याकरण और साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती है, तो इसका ऑप्शन राइट रहेगा। तो भाषा का व्याकरण और साहित्य की शिक्षा इस विधि में दी जा सकती है, तो ये एक सत्य कथन नहीं दी जा सकती, ये किसका कथन सत्य इसमें रहेगा। अगला सवाल है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? इसमें विद्यार्थियों को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से कराया जाता है। इसमें विद्यार्थियों को भाषाई कौशल में दक्ष किया जाता है। इसमें व्यक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। ये शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी
नहीं है। तो ये ज़्यादा विद्यार्थी रहेंगे तो उसमें काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत अनुदेशन की है। तो इसका ये वाला ऑप्शन गलत रहेगा, बाकी आपके ये 3 ऑप्शन इसमें राइट रहेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस प्रणाली में व्याकरण शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष की उपेक्षा व्यवहारिक पक्ष पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है? यानी सैद्धांतिक की जगह व्यवहारिक पक्ष पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। सुग्गा प्रणाली, भाषा शेषक प्रणाली, सूत्र प्रणाली, निगमन प्रणाली। तो व्याकरणिक पक्ष पे सबसे ज्यादा बल दिया जाता है भाषा शेषर्ग विधि में। तो इसका आंसर होगा भाषा शेषर्ग विधि। अगला सवाल है, किसी भाषा की पाठ्य पुस्तक निर्माण में, पाठ्य पुस्तक का अगर निर्माण कर रहे हैं तो उसमें वैचारिक सामग्री के चयन का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर पूर्व कक्षा के पाठ्यक्रम का ध्यान रखना, सही बात। अगर आप 5वीं किताब लिख रहे हो तो 4थे का ध्यान रखना पड़ेगा, 6ठी की लिख रहे हो तो आपको 5वीं का ध्यान रखना पड़ेगा। विषय वस्तु शैक्षिक उद्देश्य के अनुरूप हो, सही बात है। ये अनिवार्य नहीं है कि विषय वस्तु उस भाषा समुदाय की संस्कृति के परिचय को। तो आप जिस विषय की किताब लिख रहे हो तो उसका संस्कृति का ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका गलत रह जाएगा। विषय वस्तु बालकों की रुचि और आवश्यकता अनुकूल होनी चाहिए, सही बात है। तो इसका ये सी वाला ऑप्शन आपका गलत रहेगा। अगला सवाल है, ये परीक्षा मुक्त प्रणाली और इसमें प्रतिदिन परीक्षा, ये कथन किस विधि के संदर्भ में कहा गया? प्रोजेक्ट विधि, साचर्य विधि, डाल्टन विधि, केल विधि। तो ये कहा गया है डाल्टन विधि। किसमें कहा गया है? डाल्टन। तो ये परीक्षा मुक्त प्रणाली और इसमें प्रतिदिन परीक्षा, तो इसको कहते हैं हम स्वाध्याय विधि भी कहते हैं। तो ये डाल्टन प्रणाली में होता है। अगला है लिंग्वाफोन, जिसे हम कहते हैं टेप नहीं रिकॉर्डर प्लेयर, रिकॉर्डर प्लेयर, ये किस प्रकार की अधिगम सामग्री? तो इसमें तो क्या होता है, सुनने काम होता है, तो ये श्रव्य सामग्री कहलाएगी। तो इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल है, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम में दी जा सकती है? बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की जो शिक्षा है वो केवल किताबी ज्ञान से, सामाजिक पर्यावरण से, प्रगति सूचक लेखा चित्र से में से कोई नहीं। तो बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की जो शिक्षा है वो सामाजिक पर्यावरण के माध्यम से आप इसे दे सकते हैं। आज का और अंतिम सवाल है, मौन पठन में क्या होता है? उच्चारण सुधारने में, भाषा कौशल में, पठन कौशल में, स्वाध्याय के प्रवृत्ति विकसित करने में। तो इसका ऑप्शन ये डी वाला राइट रहेगा, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करने में। तो यहाँ पे ये आपके हिंदी शिक्षण के लगभग यहाँ पे हमारे 20 प्रश्नों की सीरीज थी। इसमें आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, आपका प्रश्नों का स्तर कैसा रहा है, वीडियो में जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।